हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, डीलिमिटेशन बिल के बारे में, इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, इसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो इसे रिलेट करते हैं उनके बारे में भी। सबसे पहले तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट बता दूं कि विमेन रिजर्वेशन बिल एनफोर्स हो चुका है। तो अब इसे बिल कहना भी उचित नहीं है, विमेन रिजर्वेशन एक्ट एनफोर्स हो चुका है। खैर, सबसे पहले हम लोग होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक्स पर क्या पोस्ट किया इसके को देख लेते हैं। तो इन्होंने पोस्ट किया कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज द नीड ऑफ आर, दिस इज द राइटफुल ड्यू ऑफ आर नारी शक्ति टू कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी मेकिंग एंड एम्पावर द नेशन। मोदी गवर्नमेंट इज रिजॉल्व टू ब्रिंग एंड इम्प्लीमेंट दिस लेजिस्लेशन। ये कुछ टाइम पहले पोस्ट किया गया था। इसके बाद में आप देख रहे हो आपकी ये बिल जो है लागू भी हो चुका है, एनफोर्स भी हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ऑपोजिशन को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस भी इसके सपोर्ट में कि विमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। लेकिन कंट्रोवर्सी कहाँ पे आएगी उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया जहाँ पे 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको एनफोर्समेंट में लेकर आया जा चुका है। तो आप देख सकते हो कि 16 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है और 16 अप्रैल से ही ये लागू हो चुका है। पहले आपका ये जो बिल है ये 2023 में ही पास हो गया था और राष्ट्रपति ने भी 2023 में ही इसको असेंट दे दिया था। तो इतना टाइम क्यों लगा एनफोर्समेंट में आने के लिए, इतना टाइम क्यों लगा ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के लिए? इसका रीजन था डीलिमिटेशन लॉ कि कहीं ना कहीं वेट किया जाता केंद्र सरकार के द्वारा कि पहले डीलिमिटेशन लॉ पास हो जाए, एनफोर्समेंट में आए, उसके बाद महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम लोग कानून को पास करेंगे। डीलिमिटेशन क्या है, कैसे ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, इसके बारे में बात करेंगे। बट अभी के लिए समझो कि 16 अप्रैल से ये लागू हो चुका है, लेकिन ये प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में कब दिखेगा वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो आप देख सकते हो कि 2023 में ये जो बिल है आपका असेंट मिल चुका था राष्ट्रपति का, तो एक तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 साल क्यों लग गए? लेकिन 2 साल लगे, लेकिन अभी एनफोर्स हो चुका है और इसके बाद में अभी जो भी नेक्स्ट आपके इलेक्शंस होंगे उसमें महिलाओं को लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% का रिजर्वेशन मिलने वाला है, विच इज़ अ वेरी बिग माइलस्टोन फॉर ऑल द वुमेन एंड उनके रिप्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट से भी। लेकिन अभी भी पार्लियामेंट डिबेट करिए रिगार्डिंग न्यू रूल्स या कैसे इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। तो जैसे कि मैंने कहा 2 साल का वेटिंग पीरियड था क्योंकि डीलिमिटेशन लॉ को लेकर कंफ्यूजन थी कि पहले इसको लेकर आए और उसके बाद में विमेन रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट कर सकें। खैर, इंप्लीमेंट तो हो गया, अभी भी कंफ्यूजन है कि अच्छा तो अभी से लागू होगा या पहले डीलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म होगा और उसके बाद में होगा। तो ये डीलिमिटेशन एग्जैक्टली है क्या? डीलिमिटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले ये पढ़ लीजिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, पॉलिटिकल इक्वालिटी का प्रिंसिपल। आपको वैसे भी पता होगा कि हमारे यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करता है सिस्टम। उसका रीज़न है कि हर स्टेट मतलब जो है जिसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा एमपीज़ है। अगर असम में कम पॉपुलेशन है तो कम एमपीज़ है। तो आपको पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश का ज़्यादा पार्टिसिपेशन नज़र आ रहा है या ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रहा है बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। असम में क्योंकि कम पॉपुलेशन है तो वहाँ का रिप्रेजेंटेशन कम नजर आ रहा है। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर ले या साउथ साइड की बात कर ले तो वहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो इसी वजह से एमपीज भी कम है, इसी वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन भी कहीं ना कहीं कम हुआ। वहीं पे उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करें तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा एमपीज हैं, इसका मतलब हुआ और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये तो बहुत ही इक्विटी का प्रिंसिपल नजर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आमतौर पे प्रॉब्लम नहीं है बट समझेंगे। पहले डीलिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी आ रहा है ऐसे ऐसे करके जो होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को ड्रॉ करना, उसका बाउंड्री को डिसाइड करना, ये सारा प्रोसेस को डीलिमिटेशन कहते हैं। या रीअलोकेटिंग ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, एडजस्टिंग एससी एसटी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये सारी चीजें इसका अंदर कोर पार्ट बनती है। तो हमारा इसका जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन है स्टार्ट होता है 1952 से। फर्स्ट डीलिमिटेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, लोकसभा की 494 सीट्स फिक्स की गई। उसके बाद में ये प्रोसेस ना बार बार चेंज होता रहता था क्योंकि पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से सारी चीज़ें वापस डिटरमाइन होती थी। तो डीलिमिटेशन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किया गया 1963 में और 73 में फिक्स की गई सीट 543 तक। तो 543 सीट जो अभी भी फॉलो हो रही है वो 1971 के पॉपुलेशन सेंसस डेटा के हिसाब से है और उसके हिसाब से डिसाइड किया गया कि सीट्स हमारी होगी 543 और उसमें जैसा बाइफर्केशन होता है, उत्तर प्रदेश के पास ज़्यादा है, तमिलनाडु के पास शायद कम है, इस तरह की चीज़ें डिसाइड की गई। इसके बाद में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है
और आपको पता होगा कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लेवल का अमेंडमेंट एक्ट है, बट एक चीज़ जो इसमें करने की कोशिश की गई थी वो था पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल अपने आप में बहुत ही अगेन कंट्रोवर्शियल विषय है। उसका रीज़न ये है कि इंदिरा गांधी जी सरकार और ये संजय गांधी जी के द्वारा जब पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मेजर्स लिए गए थे तो उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था कि बिना कंसेंट के बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई। खैर आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट, बट द पॉइंट इज उनका एक मेन एजेंडा था पॉपुलेशन कंट्रोल का। तो इस पॉपुलेशन कंट्रोल के पॉइंट को फोकस में रखते हुए फ्रीज कर दिया गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की अब 543 सीट्स ही रहने वाली है और उसको बढ़ाएंगे नहीं। इसका रीजन ये है कि जैसे जो स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनको ज्यादा सीट्स मिलेगी, तो आप एक तरीके से उनको और ज्यादा गिफ्ट कर रहे हो या उनको और सेलिब्रेट कर रहे हो, और जो स्टेट्स कोशिश कर रही है पॉपुलेशन कंट्रोल की उनको एक तरीके से पनिशमेंट मिल रही है कम सीट्स मिलकर, कम रिप्रेजेंटेशन मिलकर। तो हेंस पॉपुलेशन कंट्रोल को और ज़्यादा एनकरेज करने के लिए हमने कहा कि अब बार बार सीट्स का बाइफर्केशन नहीं होगा या रीअलोकेशन नहीं होगा। 543 सीट्स है, इसी के अराउंड हम लोग सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो रिप्रेजेंटेशन जितना प्रोपोर्शनल लेवल का होना था हो गया। अब अगर हम और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे इसको, जैसे कि यूपी में और पॉपुलेशन बढ़ी तो और आपने सीट्स दी, तो ये उनके लिए और ज़्यादा एनकरेजमेंट हो गया पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। और वो स्टेट जो एक्टिवली काम कर रहे हैं उनके लिए एक तरीके का डिस्करेजमेंट या पनिशमेंट हो गई कि हम लोग इतना वर्क कर रहे हैं अपने पॉपुलेशन कंट्रोल के टुवर्ड्स, लेकिन हमको रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं पा रहा है डिस्पाइट अस डूइंग गुड वर्क फॉर द कंट्री। 2001 में ये जो फ्रीज किया गया था उसको एक्सटेंड किया गया 2026 तक। इस टाइम पर अटल वाजपेयी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार ने भी इसको बिल्कुल वेलकम किया था स्टेप को, और कहा कि बिल्कुल इसको फ्रीज करना चाहिए जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल में रह सके। इसके अलावा 6 पॉइंट को देखो, 2002 में कैसा होता है कि डीलिमिटेशन को एक तरीके से इन्वाइट किया जाता है कि बाउंड्री को रीड्रॉ करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करेंगे, पर सीट्स को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो सीट्स अभी भी आपकी 543 है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वापस से रीड्रॉ किया गया। इसके बाद में 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन सेट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, जब पूरा आपका अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370A वाला इशू हुआ था। उस टाइम पे डिलिमिटेशन का प्रोसेस जम्मू एंड कश्मीर और 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी किया गया था। तो ये तो देखो टाइमलाइन रही। इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 82, जहां पे पार्लियामेंट टू इनेक्ट डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस, लेकिन आप इसके साथ में 42nd अमेंडमेंट को पढ़ोगे, 87th अमेंडमेंट को देखोगे, उसके अलावा 2002 में क्या हुआ उसके ऊपर भी फोकस करोगे। तो ये पूरा की पूरा टाइमलाइन हुआ। अभी क्या किया जा रहा है, अभी डिलिमिटेशन बिल के थ्रू क्या एम किया जा रहा है, तो पहला ये कि रीस्टार्ट करेंगे डिलिमिटेशन पोस्ट 2026। तो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज के साथ साथ में सीट को भी बढ़ाया जाएगा। तो सीट जो आपकी 543 थी उसको करके 800 या 850 किया जाएगा, जो कि मोर और लेस 850 सीट्स तक बताया जा रहा है। तो सीट का इंक्रीज हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखा जाए तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मोर सीट्स इक्वल्स टू मोर रिप्रेजेंटेशन इक्वल्स टू मोर डेमोक्रेसी। प्रॉब्लम कहां पे है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे कि जिन भी स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक्टिव स्टेप्स लिए थे उनको पनिशमेंट मिल रही है एक तरीके से, और जिन स्टेट्स में लैक ऑफ एजुकेशन था या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए थे उनको एनकरेजमेंट मिल रहा है। इसका ये भी मतलब हुआ कि साउथ स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, जबकि उन्होंने एक्टिवली स्टेप्स लिए पॉपुलेशन कंट्रोल किया, एजुकेशन के टूवर्ड्स भी। एक तरीके से उनका फियर ये है कि हमें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा अपने ही देश में। और वहीं पे बिहार, यूपी, जहां पे ऑलरेडी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, उनको और भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी सब लोग इसमें कहीं ना कहीं डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे स्टेप के थ्रू जो भी स्टेट्स हैं जो कि यूजुअली अभी जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करते हैं, उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, तो शायद ये सरकार 50 साल तक और रह सकती है। ये सारी चीज़ें सिर्फ थ्योरीज है, उसके ऊपर मैं एंटर नहीं करूंगी, बट रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट एकदम प्रॉपरली रेज किया गया है। तो लोकसभा एक्सपैंड हो जाएगा, रीजंस पॉपुलेशन ग्रोथ है, इंप्रूव एमपी टू सिटीजन रेशियो। एक एग्जांपल दे तो यूके में एक एमपी 1 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो 1 MP इक्वल्स टू 25 लाख पीपल। ये पॉपुलेशन का डिफरेंस है। तो देखो अगर हम लोग ये सीट नहीं भी बढ़ाते तो उसका एक डाउन साइड ये है, सीट नहीं बढ़ाई तो सब लोगों के मुद्दे सामने आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 25 लाख लोगों के लिए एक एमपी कैसे वो रिप्रेजेंट कर पा रहा है सबको प्रॉपर तरीके से। तो वो एक डाउन साइड रहता है सीट को इंक्रीज नहीं करने का। नेवरदलेस अब बात करते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन का इससे क्या लेना देना है। तो अगर डीलिमिटेशन होता है, वापस से सारी चीजें री अलोकेट होती है, 543 सीट्स बढ़ के 850 बनती है, तो उसके हिसाब से फिर रिजर्वेशन होगा ना 33%। मतलब 33% रिजर्वेशन की हम लोग बात 543 स्ट्रेंथ के लिए बात कर रहे हैं या 850 के लिए बात कर रहे हैं, वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले डीलिमिटेशन लॉ आए, उसके बाद में रिजर्वेशन का पॉलिसी प्रॉपर तरीके से अप्लाई, तो कोई भी केओस या कंफ्यूजन नहीं आएगी। अगर पहले लेकर आए तो वापस से सारी चीजें रिविजिट करनी पड़ेगी।
तो 106th अमेंडमेंट जो है 33% सीट्स रिजर्व कर रहा है ओनली आफ्टर सेंसस या डीलिमिटेशन, इसीलिए 2 साल का वेट भी किया गया था, लेकिन इतना डिले हुआ डीलिमिटेशन के लिए, डीलिमिटेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी आ रहा है। फिर चाहे कांग्रेस की बात करें, दूसरी पार्टीज की बात करें, या इवन साउथ स्टेट्स की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, जहां पे भी पॉपुलेशन लो है, उनका कहना है ये हमारे लिए पनिशमेंट है, जबकि हमने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल पर फोकस किया, हमारा रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पाएगा, हमारी जो भी रूट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। वहीं पे जिन स्टेट्स ने कोई भी एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर फोकस नहीं किया, उनको एनकरेजमेंट मिल रहा है और उनकी बातें पहुंच पाएंगी मेन स्ट्रीम इंडिया में या पार्लियामेंट में। खैर इसके अलावा कुल मिला के यही जिस्ट आ रहा है। अगर हम बात करें तो डीलिमिटेशन इज एक्सपेक्टेड टू यूज अभी के लिए 2011 का सेंसस, क्योंकि अभी तक उसके बाद में कोई सेंसस हुआ नहीं है। बात की गई थी 2021 में होगा, पर 2021 में भी नहीं हुआ। खैर अगर होता है तो 2011 का सेंसस इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बेसिस पे सीट को बढ़ाया जाएगा। अभी बहुत स्ट्रांगली इसका ऑपोजिशन आ रहा है और कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। इवन काफ़ी सारे साउथ स्टेट्स ने ये भी डिसाइड करा है कि अपने घर पे काला झंडा फहराएंगे और बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बट दोनों ही चीज़ें हैं, यहाँ पे पूरा नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट है। यहाँ पे नॉर्थ का कहना है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो हमको सीट ज़्यादा मिलनी चाहिए, वहीं पे साउथ का कहना है कि भाई हमने तो पॉपुलेशन को रोका है तो हमको कम सीट मिलेगी, उसका पनिशमेंट हमको मिल रहा है। तो ये पूरा की पूरा मुद्दा सामने आता है। खैर आपका ओपिनियन क्या है उसे कमेंट में जरूर मेंशन करना, कोई डाउट हो तो भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट कोर्सेज है और अभी अमेजिंग डिस्काउंट्स ऑन गोइंग है। जैसे कि जुडिशरी फाउंडेशन बैच आपको डिस्काउंटेड प्राइस 24,000 पे मिल रहा है 4 साल की वैलिडिटी के साथ। बिहार एपीओ का प्रीलिम्स का बैच 1800 रुपीज का मिल रहा है। दोनों ही चीज़ों का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, नंबर भी दे रखा है, कोई भी क्वेरी के लिए, कोई भी आपको डाउट होता है उसके लिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियंस अबाउट बोथ द बिल्स, दोनों कानून। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो भी आप वो रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ फैंटास्टिक डे।